मोयू बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई उसे रोते हुए देख ले, इसीलिए वो अपना फेस तुरंत दूसरी ओर टर्न कर लेता है और जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछते हुए मोजुन से कहता है, बड़े भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लूंगा। इस पे मोजुन उसे डांटते हुए बोलता है, तुम हमेशा इतने डिसोबीडिएंट क्यों रहते हो? काश तुम स्कूल में अच्छे होते। ये सुनते ही मोयू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। गाइस देखो तो जरा, गुस्से में होने की वजह से मोयू के बाल कैसे खड़े हो गए हैं, पर फिर भी ये काफी क्यूट लग रहा है ना? मोयू की बातें सुन के मोजून थोड़ा थोड़ा इमोशनल होने लगता है, पर फिर भी सीरियस टोन में मोयू से कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कह के मोजून उदास चेहरे के साथ वहां से जाने लगता है। मोयू को पता चल जाता है कि मोजून वहां से जा रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था, और वो रोते रोते धीरे धीरे अपने भाई को पुकार रहा था। पर फिर भी वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके बड़े भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो झूठ मूठ का चिल्लाते हुए कहता है, बड़े भाई मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, चले जाओ यहाँ से। बड़े भाई, मुझे बचाने के लिए कोई भी स्टूपिड हरकतें मत करना। मोजुन जब अपने छोटे भाई मोयू की ये सारी बातें सुनता है तो उसे भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता था कि उसके छोटे भाई को उसकी ज़रूरत है, और वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है ऐसे स्ट्रांग बनने की। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद मोजुन रास्ते में चलते चलते मन में सोच रहा था, जिंगजी, उसे लेके मेरा यही ओपिनियन है कि वो एक प्ले बॉय है जो अपने असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं करता। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो वो हमेशा लड़के और लड़कियों से घिरा रहता है। वो देखने में कोई डिसेंट पर्सन नहीं लगता। क्लास में भी हमारा इंटरेक्शन सिर्फ तभी होता है जब होमवर्क सबमिट करने की बारी आती है। इसके अलावा हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उसे देख के लगता है कि उसके फ्रेंड्स के साथ उसके रिलेशंस काफी अच्छे हैं। वो हमेशा क्लास में बातें करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो मुझसे बहुत अलग है। हम दोनों बहुत अलग हैं। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए मुझे पैसे कमाने हैं, इसीलिए अपने फ्री टाइम में मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता हूँ। मेरे पास तो जिंजी का फोन नंबर भी नहीं है। मैंने उससे बहुत कम बात की है और मुझे पता है कि वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें सोचते हुए मोजुन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद मुझे, ये कहते हुए वो नजरें घुमा के अपने सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखने लगता है। उस बिल्डिंग को देखते हुए मोजुन खुद से कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी जिंग फैमिली की ही एक शॉप है। इस सड़क के किनारे उनकी कई ढेर सारी दुकानें हैं। यहाँ पे लीगल वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते वक्त यूज किए जाते हैं। जिंगजी एक नाइट डेमन है और ये रेस क्वालिटी टाइम में बेस्ट होती है। ये उनके लिए एक तरह का टैलेंट माना जाता है। जिंगजी इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, है ना? डैड के गुजर जाने के बाद वो आदमी भी चला गया और मुझे और मेरे छोटे भाई को अकेला छोड़ गया। भले ही मैं और मेरा छोटा भाई उतने करीब नहीं हैं, पर मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। अपने भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वैसे भी मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें अकेले हैंडल कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोजुन घर आ चुका था और वो शॉप से उस तरह की चीजें भी खरीद लाया था जिसे उसने अपनी चेयर के ऊपर रखा था। वो बात लेके बाथरूम से बाहर आता है तो उस पैकेट को खोल के उसके अंदर का सामान देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ज्यादा सामान है। उस सामान को देख के मोजुन नर्वस टोन में खुद से कहता है, क्या इस काम को करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है? ये बोलते हुए मोजुन थोड़ी देर पहले वर्कशॉप में हुए उस सीन को याद करने लगता है कि कैसे वो कितना ज्यादा नर्वस था, क्योंकि ये पहली बार था जब वो उस तरह की स्टोर में गया था। मोजुन और ज्यादा नर्वस हो जाता है जब वो वहाँ के स्टाफ की बातें सुनता है। स्टाफ मेंबर्स तो बिना किसी फिल्टर के फुल टू बिंदास तरीके से एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में मोजुन को बता रहे थे। मोजुन इन सारी चीजों को याद करते हुए प्रोडक्ट्स को बैग से बाहर निकालता है और वीडियो ट्यूटोरियल देखते हुए उन्हें एक एक करके अपने ऊपर यूज करने लगता है।
मोजुन को काफी हॉट फील हो रहा था क्योंकि वो इन चीजों में नया था, पर फिर भी वो ट्राई करते रहता है क्योंकि कल उसे जिंजी के साथ इस चीज को प्रैक्टिकल में करना था। तो गाइस, अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मोजुन ने पहले से ही खुद को किस तरीके से प्रिपेयर किया था, है ना। यहाँ पे कल का फ्लैशबैक एंड हो जाता है। मोजुन को पहले से ही पता था कि वो और जिंजी क्लोज नहीं है, तो जिंजी से सिर्फ बात करके कोई फायदा नहीं होगा, वो बातों से नहीं मानने वाला, इसीलिए मोजुन ने पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लिया था। जिंजी और मोजुन साथ में क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करेंगे, पर ये मोजुन के कर्ज के पेमेंट के तौर पे काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ इस चीज की गारंटी होगी कि मोजुन भागेगा नहीं और जिंजी उसके भाई को तुरंत रिलीज कर देगा। मोजुन जिंजी का पूरा कर्जा चुकाने के लिए काम करेगा और वो इस बात के लिए भी मान गया है कि जिंजी उसकी बॉडी के साथ जो चाहे वो कर सकता है जब तक वो उसका पूरा कर्जा चुका नहीं देता। ऑथर ने बताया है कि अगर किसी डेमन को प्यार होता है तो उसके हॉर्न्स का कलर चेंज हो जाता है। तो कवर में जिंजी की जो फोटो है वो एक स्पॉइलर हो सकती है गाइस। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा, मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से वो सीन आए जहाँ जिंजी को मोजुन से प्यार हो जाएगा। तब देखते हैं कि ये हार्टलेस डेमन किस तरह से मोजुन को पलकों पे बिठा के रखता है। मैं तो उस सीन को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब कल का फ्लैशबैक खत्म हो चुका है और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो रही है जहां पिछले दिन जिंजी और मोजुन के बीच वो डील हुई थी। अगले दिन स्कूल में छुट्टी की बेल बज चुकी थी। बेल बजने के बाद कोच सारे स्टूडेंट्स को जमा करते हैं और बोलते हैं मटेरियल ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ एथलीट स्टूडेंट्स ही रुकेंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स घर जा सकते हैं। मोजुन लॉकर रूम में खड़े होकर अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रहा था और उसके आसपास वाले स्टूडेंट्स कहीं घूमने जाने की तैयारी में थे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। हे, क्या तुम खड़ा होके जाना चाहते हो? ठीक है, लेकिन याद से उस दूसरी क्लास वाली लड़की को भी बुला लेना, बहुत ही मजा आएगा। तुम खुद ही क्यों नहीं उसे बुला लेते? दूसरी वाली क्लास में एक टाइगर है। जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गया था तो उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। ओहो, तुम तो बड़े ही डरपोक हो। चलो और खेलते हैं। क्या तुम इतना खेल के थके नहीं हो जो फिर से खेलने की बातें कर रहे हो? चलो अब हमें जाना होगा, कम ऑन। बाकी सारे स्टूडेंट्स की ये बातें चल रही होती हैं और इन्हीं बातों के बीच मोजुन अपने लॉकर के सामने खड़े होके नजरें नीचे झुका के मन में कुछ सोच रहा होता है। अब तक तो लॉकर रूम पूरी तरह से खाली हो चुका था और उसके सिवा लॉकर रूम में कोई भी नहीं था। मोजुन अभी वैसे खड़ा ही था कि तभी पीछे से अचानक से कोई आता है और उसके नितंब पे अपने हाथों से मारता है। मोजुन को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से वाले चेहरे के साथ पीछे मुड़ता है, पर वो पूरी तरह नहीं मुड़ पाता। वो पूरी तरह उस पर्सन को देख पाता उससे पहले ही वो पर्सन जोर से उसका गला पकड़ के उसका सिर लॉकर के अंदर डाल देता है। उस पर्सन ने मोजुन का सिर इतनी जोर से लॉकर के अंदर डाला था कि उसका चश्मा ही बाहर निकल जाता है। गाइस, हाथ के कलर को देख के तो आप सबने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये पर्सन कौन है। बिल्कुल सही, ये जिंजी ही था। वो इविल वाली स्माइल करते हुए जिसे पूछता है, तुम इस तरीके से खड़े होके किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ, तुम अपने नितंब को ऐसे हवा में क्यों हिला रहे थे? जिंजी की इन हरकतों को देखते हुए मोजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी फियर्स आईज के साथ उसे ही देख रहा था। मोजुन को ऐसे नजरों से देखते हुए जिंजी उससे बोलता है, ओहो, देखो तो तुम कितने ज्यादा फियर्स हो। हाँ, अब तक तो मोजुन के पेट तक का हिस्सा लॉकर के अंदर था और बाकी की नीचे की बॉडी बाहर थी। जिंजी मोजुन के इतने करीब खड़ा था कि उन दोनों की बॉडीज टच हो रही थी, जिसकी वजह से जिंजी के अंदर कुछ फील होने लगता है। वो अपना सलाइवा गल्प करता है, पर वो आगे कुछ नहीं करता। वो तुरंत मोजुन का गला छोड़ देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। मोजुन तुरंत खुद को सीधा खड़ा करता है और जिंजी को बिना कुछ किए ही वहाँ से ऐसे जाते हुए देख के मन में सोचने लगता है, मुझे तो लगा कि हम यही करने वाले हैं। मोजुन अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ फील होता है। वो तुरंत अपने शॉर्ट्स की ओर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि जाने से पहले जिंजी उसके शॉर्ट्स में अपना VIP रूम कार्ड छोड़ के गया है।
ये देख के तो मोजून को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। वो तुरंत उस वीआईपी कार्ड को निकाल के गुस्से में जमीन पे फेंक देता है। पर वो क्या कर सकता था, उसे ना चाहते हुए भी ये सारी चीजें करनी ही थी, क्योंकि उसने जिंगजी के साथ डील जो कर ली थी। अब वो जिंगजी के साथ एक ऐसे बंधन में बंध गया था जिससे निकलना बहुत ही डिफिकल्ट था। वो तुरंत नीचे झुक के वापस से उस कार्ड को उठा लेता है।